क्योंकि लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमें, एंड देन विल फॉर्मली स्टार्ट इट। स्टार्ट कर दें। जी जी। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मुझे सब ये बताइए, आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन और नॉट? आप वी माइक आर अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं। वी आर एक्साइटेड। थैंक्स इरफान। और और हम सुनना चाहते हैं आप सबसे। Okay, great. So, medication safety, as you know, it's a very very important topic these days. Um, और कितना ज़रूरी है ये और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, आज ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। एंड विद दैट आपके जितने क्वेश्चंस होंगे, विल ट्राई टू आंसर दैट ऑल्सो। सो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद साद हसन हुसैन, सॉरी, एंड डॉक्टर सैयद साद हुसैन, अगर एजुकेशन की बात करें तो ही इज़ फार्मासिस्ट, he completed his PharmD. He is also a PhD in pharmacology. Currently, he is working as group manager in medical affairs and business development in Bosch Pharmaceuticals. So I think without wasting more time, Assalamu alaikum, Dr. Saad. Walaikum assalam. Thank you, Mariam, and thanks, Myria, our team, for inviting me for such a session. I'm also excited to present. I think मेरी आवाज़ आप लोगों को clear आ रही होगी. जी जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। Okay, so today's topic is medication safety and pharmacovigilance. Both are very important and interlinked. Unfortunately, पाकिस्तान के अंदर हमारे पास दोनों topics या दोनों जो segment है medication safety और pharmacovigilance को, I won't say कि ये बिल्कुल ही neglected है, but दे आर इन अ वेरी नाइव स्टेज। ठीक है, अब बहुत ही अभी जो है वो बढ़ रहे हैं, इनका कॉन्सेप्ट आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये इमर्ज हो रहे हैं, लेकिन दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड एंड शुड बी इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। कैसे हम आज के सेशन के अंदर बात करेंगे कि मेडिकेशन सेफ्टी को हम फार्माकोविजिलेंस के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, और उसके अलावा ये है कि हमारे पास इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं। इवन इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास कुछ जो मेरी एग्जांपल्स भी हैं, जो कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें और इशू, आई थिंक किसी ने अपना हैंड रेज किया है, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है इसको चैट के अंदर लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन बीच में आ गए तो हम बीच में सेशन कर लेंगे क्वेश्चन आंसर्स का, या फिर वरना फिर हम एंड में इसको करेंगे। जी साद, बिफोर स्टार्टिंग जस्ट एक पॉइंट मैं यहाँ कहना चाहूँगी, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है। इसका फ्लो ये कुछ इस तरह से होगा कि चैट में आई विल शेयर टू लिंक्स। एक इनिशियल फेज में जो कि अभी भी मैंने शेयर की हुई है, विच इज़ रिलेटेड टू प्री टेस्ट। सो जो आप जो भी जब भी ज्वाइन करते जाएं, प्लीज़ इसे प्री टेस्ट ज़रूर अपना सबमिट कराएं। And then in the end, at the end of the session, I'll share another link which will be for post test. ठीक है? अच्छा, अगर बीच में आपके कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज रेज हैंड, या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ हम देखेंगे, जहाँ पॉज आएगा कुछ, वी विल स्टार्ट टेकिंग योर क्वेश्चन, विल स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चन। ठीक है? और अगर आपको अपना अनम्यूट करना हो माइक, तो आप यू कैन रेज योर हैंड। सो दिस विल बी एक्चुअली द फ्लो। नाउ ओवर टू यू साद। थैंक यू। अच्छा, तो मैंने आज की प्रेजेंटेशन के बारे में, आज की हमारी छोटा सा एक सेशन है उसके हवाले से जो बात कर लिया, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। एज मरियम हैज ऑलरेडी टोल्ड कि आई एम अ फार्मासिस्ट एंड देन आई डिड माय पीएचडी इन फार्माकोलॉजी। उससे पहले, आफ्टर पासिंग आउट माय फैमिली, आई स्टार्टेड at AKUH trainee pharmacist, फिर pharmacist, and then left AKUH to do my PhD. तो अब पीएचडी खत्म करने के बाद आई हैड अपॉर्चुनिटी टू कम इनटू फार्माकोविजिलेंस। किस्मत से मुझे एक्सपोजर, जो फॉरेन एक्सपोजर मिला, वहाँ पे फार्माकोविजिलेंस देखने का मौका मिला कि किस तरीके से वहाँ फार्माकोविजिलेंस हो रही है। तो जब मैं यहाँ वापस आया तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, आई गॉट एक्साइटेड एंड वेंट इनटू an इंडस्ट्रियल सेटअप जहाँ पे फार्माकोविजिलेंस सेटअप हो रहा था। फिर उसके बाद
देयर वाज नो लुकिंग बैक कि बंदा एकेडमिक्स में जाए वापस या ना जाए। तो क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारे पास PhDs होते हैं वो ज़्यादातर एकेडमिक्स के अंदर ही जाते हैं, लेकिन क्योंकि फार्माकोविजिलेंस एक ऐसी फील्ड मिली मुझे जो कि अपनी नाइव स्टेज में थी और मैं भी अपना करियर बना रहा था, तो फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। सो अगर आप मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो आई हैव हॉस्पिटल एक्सपीरियंस, आई हैव एकेडमिक्स एक्सपीरियंस, आई हैव रिसर्च एक्सपीरियंस एज वेल। और अब मैं जो हूँ वो प्रॉपरली एक फार्मास्यूटिकल्स के अंदर एज एन HOD काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास इंडस्ट्रियल का भी एक्सपीरियंस है। सो आई वुड से कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स फिलहाल, लेकिन अभी फिलहाल मास्टर ऑफ नन हूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ एंड डेफिनेटली चीज़ों को ग्रास्प कर रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता। फार्माकोविजिलेंस भी बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जो एस्पेक्ट्स हैं फार्माकोविजिलेंस के वो भी बढ़ते जा रहे हैं। सो फॉर्मली स्टार्टिंग अपनी प्रेजेंटेशन के साथ, आई थिंक ये सो फर्स्ट जो हम आज बात करेंगे कंटेंट में, फर्स्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेडिकेशन सेफ्टी, देन फार्माकोविजिलेंस एंड पेशेंट सेफ्टी, फार्माकोविजिलेंस डेटा एंड इट्स इवैल्यूएशन, कौन कौन से डेटा होते हैं फार्माकोविजिलेंस के अंदर, उसकी कैसे इवैल्यूएशन होती है, और आखिरी में हम बात कर रहे होंगे सेफ्टी रिव्यू ऑफ मेडिसिन, क्योंकि डेफिनेटली हमारे पास जो मेडिसिन हैं वो थेरेप्यूटिक्स की एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, अगर मैं थेरेप्यूटिक्स की बात करूं तो थेरेप्यूटिक्स में सिर्फ मेडिसिन नहीं आती हैं, अप्रोच टू एनी काइंड ऑफ पैथोलॉजी को हम थेरेप्यूटिक्स बेसिकली कह रहे होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मेडिकल डिवाइसेस भी आ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अभी फिलहाल जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे मेडिसिन की। जबकि फार्माकोविजिलेंस की अगर मैं बात करूँ तो फार्माकोविजिलेंस अब मेडिकल डिवाइसेस में भी जा चुकी है, इवन कॉस्मेटिक्स के अंदर भी जा चुकी है। हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फिलहाल हम सिर्फ जो है वो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर बात कर रहे हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर भी मैंने इतना ज़्यादा जो है वो अभी स्कोप देखा नहीं है, बट जो ओवरऑल फार्माकोविजिलेंस, जो क्योंकि मैं यहाँ पे फार्माकोविजिलेंस की बात करूँगा पाकिस्तान की सिनेरियो में तो रहते हुए, लेकिन आई ट्राई टू गिव यू सिनेरियो ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में किस तरीके से हमारे पास फार्माकोविजिलेंस चल रही है ऑलरेडी। और वहाँ पर तो नॉट ओनली फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, सब के अंदर फार्माकोविजिलेंस हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है और उनकी वर्किंग के अंदर, उनके प्रोसेसेस के अंदर शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले बात करूं मेडिकेशन सेफ्टी की। मेडिकेशन सेफ्टी है क्या चीज़? बेसिकली हम मेडिकेशन सेफ्टी में बात कर रहे होते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल इंजरी ड्यू टू मेडिकल केयर या मेडिकल एरर्स ड्यूरिंग मेडिकेशन यूज प्रोसेस। जो मेडिकेशन यूज प्रोसेस है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रिस्क्रिप्शन एंड एंड्स एट इट्स डिस्पोजल। ठीक है, ये मेडिकेशन यूज का प्रोसेस है एंड इट कैन हार्म एट एनी स्टेज to any patient. So basically freedom from this any accidental injury is medication safety. What we do in medication safety, we minimize medication errors. There can be multiple kinds of medication error. It can be due to prescription, it can be due to administration, it can be due to the other aspects, calculations or anything, multiple. क्योंकि we are talking about मेजरली फोकसिंग ऑन फार्माकोविजिलेंस, इसलिए मैं मेडिकेशन एरर्स की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि मेडिकेशन एरर की डिटेल्स में कौन कौन से मेडिकेशन एरर हमारे पास आ सकते हैं। इवन प्रिस्क्रिप्शन, इवन ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमारे पास मेडिकेशन एरर्स आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारे पास मेडिकेशन एरर्स आते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट्स के अंदर हमारे पास मेडिकेशन एरर्स आ सकते हैं। तो मल्टीपल जगहों से मेडिकेशन एरर्स हमारे पास आ सकते हैं। सेकेंड मेडिकेशन सेफ्टी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैक्सिमाइजिंग पेशेंट कंप्लायंस, कि हमारे पास पेशेंट अगर कंप्लायंस नहीं होगी तो डेफिनेटली जो हमारे आउटकम्स हैं, जो हमारी गोल्स हैं अल्टीमेटली फॉर थेरेप्यूटिक्स, वो अचीव नहीं हो पाएंगी। और अगर वो अचीव नहीं हो पाएंगी तो कुछ जगहों के ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा होता है या ये एडवर्स इम्पैक्ट दे रहा होता है। मैं इसकी एग्जांपल इस तरीके से देता हूँ कि अगर पेशेंट कंप्लायंस किसी एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए नहीं है तो उससे क्या हो सकता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ सकती है। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जब बढ़ती है तो इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू दैट पेशेंट बट कि वो पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त ये सिनेरियो है कि इवन हम जो लास्ट लाइन रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक्स हैं उसको इस वक्त हम यूज कर रहे हैं। हम पहले बात करते थे कि अमोक्सिसिलिन, सिर्फ अमोक्सिसिलिन से शुरू हुआ, अमोक्सिसिलिन के साथ क्लोविनुलिक एसिड आया, आहिस्ता 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 हमारे पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, ये सब रेजिस्टेंट होते होते आज हमारे पास जो है वो
मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टाइफॉइड, MDR टाइफॉइड आ रहा है, ठीक है। ये एक हमारे पास ऐसी चीज है जो कि स्टार्ट कहाँ से अगर हम देखें तो स्टार्ट ये उस कंप्लायंस या नॉन कंप्लायंस या इरैशनल यूज की वजह से हुआ। इरैशनल यूज भी हमारे पास मेडिकेशन सेफ्टी का एक एस्पेक्ट हो सकता है। तीसरी चीज हमारे पास क्या है, मिनिमाइजिंग एडवर्स इवेंट्स। जो मेडिकेशन सेफ्टी है उसका डायरेक्टली लिंक होता है हम एडवर्स इवेंट से लिए। अब एडवर्स इवेंट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। हमारे पास बिजार भी आ सकते हैं, हमारे पास 6-7 जो है वो टाइप्स हैं एडवर्स इवेंट्स की, कि स्पॉन्टेनियस भी आ सकते हैं, बिजार भी आ सकते हैं, कुछ जगहों के ऊपर लेट ऑनसेट भी होता है, मल्टीपल जगहों के ऊपर जो है आप देखेंगे फौरन से इफेक्ट आया और मल्टीपल जगहों के ऊपर कुछ टाइम बाद इफेक्ट आया। पर्टिकुलरली आयरन के अंदर हमारे पास कुछ टाइम बाद भी आ सकता है। तो मिनिमाइजिंग एडवर्स इवेंट्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेडिकेशन सेफ्टी, कि जितनी ज्यादा मेडिकेशन सेफ होगी, प्रॉपर होगी, रैशनल होगी, उतने चांसेस ऑफ एडवर्स इवेंट्स अकरिंग कम होगी। अब इसके लिए भी आपको जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स से देखें तो पता चलेगा कि भाई कोई पर्टिकुलर इवेंट या कोई पर्टिकुलर प्रोसेस ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये एडवर्स इवेंट आ सकता है। एडवर्स इवेंट हमारे पास नॉर्मली भी आ सकता है, फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोडायनामिक जो पैरामीटर्स हैं उसकी वजह से हो सकता है एडवर्स इवेंट्स। लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर हम मेडिकेशन सेफ्टी की वजह से एडवर्स इवेंट आ रहा होता है। हम इस प्रेजेंटेशन को जैसे जैसे हम इस सेशन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है वो हम इसकी एग्जांपल्स भी आपको शेयर करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अ मेडिसिन अगर वो फायदा नहीं दे रही है, इट शुड नॉट डू हार्म। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है मेडिकेशन सेफ्टी का ये है कि अ मेडिसिन शुड नॉट हार्म। अगर उसका फायदा नहीं हो रहा, सो वी हैव ऑल्टरनेटिव्स, वील ट्राई टू गो थ्रू अ डिफरेंट पाथ टू कॉम्बैट दैट डिजीज। लेकिन जो उससे भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि एनी मेडिसिन शुड नॉट हार्म। अगर कोई ऑलरेडी पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर है और हमारी मेडिसिन ने भी उसको कोई हार्म दे दिया तो वो डबल जो है वो इश्यूज उसके आ जाएंगे। नेक्स्ट इज जो मेडिकेशन सेफ्टी की मैं बात करूं तो अल्टीमेट गोल इज पेशेंट सेफ्टी। अगर मैं मेडिकेशन सेफ्टी पिरामिड की बात करता हूं तो इट स्टार्ट्स विद सेफ कल्चर, देन इंफॉर्मेशन, देन इन्फ्लुएंसिंग, एंड देन at the end, at the pinnacle of this medication safety pyramid is patient. तो अल्टीमेट गोल हमारा क्या होता है? अल्टीमेट गोल इज पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास पेशेंट सेफ्टी है। कैसे हम इसकी पिरामिड के ऊपर चढ़ेंगे? थ्रू सेफ कल्चर, थ्रू इंफॉर्मेशन, थ्रू इन्फ्लुएंसिंग सेफ कल्चर। अब मैं बात करूं कल्चर की, कि कल्चर कैसे आएगा, तो कल्चर जो है वो प्रोसेसेस से आता है। किसी भी, अगर मैं किसी कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उनके कल्चर की बात करूं तो कल्चर जो है वो इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन एज अ होल। वहां पर जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक अगर किसी भी पॉपुलेशन में कोई चीज मौजूद हो, कोई एक प्रोसेस मौजूद हो, तो उसको हम कल्चर कह रहे होते हैं। तो कल्चर आता है कैसे? कल्चर आता है प्रोसेसेस से, कि आपके प्रोसेसेस ऐसे हो कि हर बंदा ऑटोमेटिकली उसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे चलना शुरू हो जाए, उसको हम कल्चर कहते हैं। सॉरी। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? इंफॉर्मेशन डेटा के थ्रू आती है। जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा आप यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड, ठीक है। डेटा कहाँ से आएगा आपके पास? डेटा कम्स थ्रू फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटीज। यानी कि अगर हम फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटीज करेंगे तो हमारे पास डेटा मौजूद होगा, डेटा से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी और इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर हम प्रोसेसेस डिफाइन करेंगे जो कि हमारी कल्चर को डिफाइन करें। तो मेडिकेशन सेफ्टी का फार्माकोविजिलेंस से इनडायरेक्ट कहें या डायरेक्ट कहें, बट इट इज रिलेटेड, डाइवर्सिफाइड थ्रू टू मेडिकेशन सेफ्टी। तो यानी फार्माकोविजिलेंस और मेडिकेशन सेफ्टी को आप अलग अलग नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं से आपस में ये इंटरलिंक्ड होते हैं। तो हमें ये बात याद रखनी है कि हमारा जो फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटीज है ये इन दी एंड हमारा कल्चर, हमारे प्रोसेसेस को डिफाइन कर रहा होता है, क्योंकि फार्माकोविजिलेंस से ही डेटा हमारे पास जनरेट होता है और डेटा के थ्रू ही हम फिर कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं या कोई इन्फ्लुएंसिंग कर रहे होते हैं। फार्माकोविजिलेंस की मैं बात करूं तो एक
किताबी जो डेफिनेशन है वो WHO की वो ये है कि फार्माकोविजिलेंस इज द साइंस एंड एक्टिविटीज दैट इज रिलेटिंग टू डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स। अच्छा, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन्होंने ये लिखा हुआ है कि और एनी अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम अगर कोई सी भी हो वो फार्माकोविजिलेंस में हमारे पास आ जाती है। तो बट व्हाट आई से इज कि इट इज नॉट ओनली द इफेक्ट्स बट आई से द इम्पैक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन पेशेंट। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि पेशेंट को जरूरी नहीं है कि वो खा के उसको इफेक्ट आए, वो कभी कभी जगहों के ऊपर वो देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल इस तरीके से है कि हमारे पास जो ओल्ड एज पीपल होते हैं या साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं, वो जो है वो दवा को अपने कलर से याद रखते हैं। अब उसका कलर उनको समझ आया, अच्छा लगा तो वो खाएंगे, नहीं अच्छा लगा तो नहीं खाएंगे। तो मेरे हिसाब से फार्माकोविजिलेंस क्या चीज है? फार्माकोविजिलेंस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पैक्ट ऑफ पेशेंट ऑन इम्पैक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन पेशेंट्स। कोई कुछ कहना चाह रहा है? Screen is not visible. अब आ गई वापस स्क्रीन? जी जी अब आ गई। ओके, now what are the goals of pharmacovigilance? जो pharmacovigilance, sorry, फर्स्ट स्लाइड तो डिस्क्राइब करो। पहले शो नहीं हो रही थी इसलिए हम थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जी साथ ये कह रहे हैं कि अब इससे पहले वाली जो स्लाइड थी ना वो अगर थोड़ा सा समराइज कर दें उसे। एक मिनट, इससे पहली वाली स्लाइड जो मैंने जो बात की वो ये थी कि फार्माकोविजिलेंस की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास जो हमें WHO कहता है दैट इज द साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग, प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स। यानी कि हम बात कर रहे हैं चार चीजों की: डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग और प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स और एनी अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इट शुड बी इम्पैक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन पेशेंट्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं, चाहे ओल्ड एज पीपल में या साइकोटिक पेशेंट्स के अंदर, कि वो मेडिसिन को देख के उसका इम्पैक्ट आता है। इट इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू एडवर्स इफेक्ट्स कि जब वो दवा ले रहे हैं, बल्कि उसको देखने तक पे उनको जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ और असेसमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन पेशेंट। यानी यहाँ इस हद तक हमें जो है वो फार्माकोविजिलेंस करना चाहिए। नेक्स्ट अप मैं जो बात कर रहा हूँ वो गोल्स ऑफ फार्माकोविजिलेंस क्या होते हैं। जो मेजर गोल्स है फार्माकोविजिलेंस के वो ये है कि आइडेंटिफाई प्रीवियसली अननोन एडवर्स इफेक्ट्स। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं वो तो जब हम क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे होते हैं या पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस या जो हमारे पास चल रही होती है वो तो ऑलरेडी हमारे पास आ जा लिखी हुई है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी भी एक मेडिसिन के लिए वो फ्लॉक्सासिन की एग्जांपल ले लें, तो आपके उसके अंदर हमारे पास क्या है कि एडवर्स इफेक्ट्स तो लिखे हुए हैं, तो फिर फार्माकोविजिलेंस की क्या जरूरत है? द थिंग इज दैट कि वो जो क्लिनिकल ट्रायल्स या वो पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस है पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर हुई भी होती है। हम जरूरी नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज भी वही सेम हो जो कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की थी जिस टाइम पे वो हो रही थी या जिस टाइम पे वो पर्टिकुलर क्लिनिकल ट्रायल्स हुए। हो सकता है कि उस क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर कोई एक पैरामीटर जो है वो छोड़ दिया गया हो। दूसरी चीज ये, क्लिनिकल ट्रायल्स हमेशा जो है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर किए जाते हैं, जबकि मेडिसिन जब रजिस्टर हो जाती है, इट्स अवेलेबल फॉर पब्लिक, तो वो फिर एक बहुत वास्ट पॉपुलेशन के अंदर प्रिस्क्राइब की जाती है। तो इसीलिए हमें फार्माकोविजिलेंस इसलिए करना चाहिए कि वहां पर हमें हो सकता है कि अननोन एडवर्स इफेक्ट्स आइडेंटिफाई हो जाए। दूसरी चीज ये है कि मॉनिटरिंग होती है अप्रूव्ड ड्रग्स की और इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स की। इन्वेस्टिगेशनल तो जो भी होते हैं उसमें फार्माकोविजिलेंस हम कर रहे होते हैं और बहुत स्ट्रिंजेंट फार्माकोविजिलेंस उसके अंदर हम कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास तीसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि
अगर किसी की फ्रीक्वेंसी या सीवियरिटी एडवर्स इफेक्ट की चेंज हो रही है तो उसको भी फार्माकोविजिलेंस नोट करता है कि अगर हमारे पास कोई डेटा आ रहा है, एक पर्टिकुलर डेटा आ रहा है, और जब हमने उसको एनालाइज किया तो हमने देखा कि कोई भी XYZ मेडिसिन है वो ओल्ड एज पीपल के अंदर ज्यादा एडवर्स इफेक्ट दे रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन एट रिस्क है। फिर हम उसके सिग्नल्स अगर हमें मिल जाते हैं तो हम उसकी प्रोसेस के गुजारने के बाद हम इस बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं कि इस ओल्ड एज पीपल के अंदर इसको पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन करते हुए पर्टिकुलर चीजें मॉनिटर करें, या ये ना दिया जाए ओल्ड एज पीपल के अंदर। मैं इसकी एग्जांपल इस तरीके से देता हूँ कि एक थैलिडोमाइड एक मेडिसिन थी जो एक वर्स्ट डिसास्टर जो है वो पूरी दुनिया में हुआ, जिससे हमारे पास जो ऑफ स्प्रिंग्स थी थैलिडोमाइड मदर्स को दिया था, उनके फीटसेस के अंदर डिफरेंट मैलफॉर्मेशंस हो गई। लेकिन वो थैलिडोमाइड आज भी यूज होती है। वो थैलिडोमाइड एक हमारे पास कैंसर है उसके अंदर यूज हो रही है, लेकिन उस वजह से इसको बंद नहीं किया गया। अब ये डिफरेंट इंडिकेशन में यूज होती है और डिफरेंट मॉनिटरिंग पैरामीटर्स के साथ यूज होती है और प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं दी जाती। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फार्माकोविजिलेंस किसी भी मेडिसिन के लिए हमारे पास या किसी भी पर्टिकुलर एजेंट के लिए सबसे पिनेकल पे क्या रखता है? सेफ्टी। तीसरी चीज हमारे पास क्या है, चौथी चीज वो ये है कि इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अप टू डेट वही इंफॉर्मेशन जो है वो अप टू डेट भी हो और एक्यूरेट भी हो। जो लास्ट चीज हमारे पास फार्माकोविजिलेंस की गोल्स में है वो है टू असेस द ड्रग्स रिस्क वर्सेस बेनिफिट टू डिटरमिन इफ एक्शन इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव सेफ्टी। यानी रिस्क वर्सेस बेनिफिट हम देख रहे होते हैं किसी भी मेडिसिन का, वो फार्माकोविजिलेंस डेटा के थ्रू ही देख रहे होते हैं। फार्माकोविजिलेंस वर्क फ्लो किस तरीके से होता है? इसमें हमारे पास कुछ वर्क फ्लो के अंदर फंक्शंस हैं जिसके अंदर हमारे पास रिपोर्टिंग है, डेटा कलेक्शन है, कॉजैलिटी असेसमेंट, एनालिसिस या रिस्क डिटर्मिनेशन होता है, और उसके बाद डिसीजन मेकिंग होती है या अप्रोप्रिएट एक्शन होता है। कौन रिपोर्ट करता है? रिपोर्टर्स कैन बी एनीबॉडी, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स, कंज्यूमर्स, कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो हमारे पास रिपोर्ट करते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो फार्माकोविजिलेंस सेंटर को, चाहे वो हॉस्पिटल को, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी को। डेटा कोलेशन होता है एक जगह पे, कहीं पर भी हो सकता है, वो एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में भी हो सकता है, वो किसी फार्माकोविजिलेंस सेंटर में भी हो सकता है, नेशनल सेंटर ऑफ फार्माकोविजिलेंस में भी हो सकता है, किसी फार्मास्यूटिकल्स में भी हो सकता है। वहां पर सारे के सारे एडवर्स इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, एरर्स, क्वालिटी कंसर्न जो है वो सब के सब जमा होते हैं। फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएट करने के बाद सिग्नल जनरेट करते हैं, सिग्नल जनरेट करने के बाद उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाता है, चाहे वो कोई एडवाइजरी कमेटी एक्शन ले, एडवाइजरी नोट हो, चाहे उस मेडिसिन को जो है वो डी रजिस्टर कर दिया जाए और कॉल ऑफ कर दिया जाए, फ्रॉम मार्केट में रिकॉल कर लिया जाए। ऐसी हमारे पास न्यूमरस एग्जाम्पल्स हैं जो कि मेडिसिन अप्रूव हुई और अप्रूव होने के बाद लिवर टॉक्सिसिटी की वजह से या फिर हमारे पास किसी और टॉक्सिसिटी की वजह से उनको रिकॉल कर दिया गया। अभी हमारे पास एक रीसेंट एग्जांपल थी अफ्रीका के अंदर के इंडियन कंपनी का एक सिरप था, उससे जो है वो कुछ लोगों, कुछ बच्चों की जो है वो डेथ हुई, जिसके बाद जाके उसके ऊपर एक्शन हुआ और WHO ने वो पूरा का पूरा जो सिरप था वो डिफरेंट मुल्कों से भी रिकॉल करा लिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो 85 बच्चों की जिनकी डेथ हुई उससे आइडेंटिफाई हुआ कि बाकी की पॉपुलेशन एक्सपोज ना हो जहां जहां पे ये सिरप गया था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, दे प्रिवेंटेड मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और डेफिनेटली मोर्टालिटी उन्होंने रिड्यूस की एज अ होल। तो ये फार्माकोविजिलेंस का वर्क फ्लो होता है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से दूंगा कि अभी हमने एक रीसेंट शिफा के अंदर एक पोस्टर पब्लिश किया था कि हमने आयरन सुक्रोज की जो डेटा थी, जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही थी, उसको हमने एनालाइज किया। बहुत सारी हमारे पास आयरन सुक्रोज, हमें पता है कि आयरन सुक्रोज डायरेक्टली जो है, अगर कोई मैं बात करूँ कि आयरन के बहुत सीवियर रिएक्शंस होते हैं, ये किसी भी जो है वो ब्रांड से रिलेट नहीं करता, बल्कि आयरन सुक्रोज जो सॉल्ट है इटसेल्फ उसके जो है वो रिएक्शंस होते हैं। इंजेक्शन साइट रिएक्शन है, रैशेस है, हाइपर वेंटिलेशन है, टैकीकार्डिया है। तो हमने 2 साल के डेटा जो है वो गैदर किया। गैदर करने के बाद हमने उसको इवैल्यूएट किया कि हमारे पास जो ये रैशेस, हाइपर वेंटिलेशन या टैकीकार्डिया आ रहा है, उसको हम
ने देखा कि ये रिलेटेड है फास्ट रेट ऑफ इन्फ्यूजन के, ठीक है। तो हमने चेक किया कि ये सारा का सारा सेम है, हमने सब काम किया, इवेल्युएट किया, उसको इवेल्युएट करने के बाद हमने क्या किया कि हमने रिस्क मेडिकेशन प्लान बनाया, इसका QR कोड फॉर पेशेंट सेफ्टी वीडियोस। अगर आप हमारे अपने राइट साइड पे देखें, ये जो पोस्टर बना हुआ है, तो इसके अंदर आपको 2 QR कोड दिखेंगे, एक मीरोफर का और एक क्लेफर का, ठीक है। बोथ आर आयरन सुक्रोज। अगर कोई इसको स्कैन करे, अभी भी अगर ये वर्किंग में है, इसको अगर कोई भी स्कैन करे तो पेशेंट सेफ्टी वीडियो चलना शुरू हो जाती है। तो हमने क्या किया कि हमने ये देखा, ये उन जहां जहां से हमारे पास पर्टिकुलरली हमारे पास कुछ इंटीरियर से जो है हमारे पास ये रिपोर्ट्स 2 साल में आई थी, तो हमने वहां पर जो है QR कोड उनको देना शुरू किया कि आप इसको लगाने से पहले एक दफा QR कोड को जरूर देखें। उसमें हमने मेंशन किया हुआ था कि ये सारे एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं अगर आप फास्ट रेट ऑफ इन्फ्यूजन दें, पर्टिकुलरली ऐसे एरियाज में जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। तो जब उन्होंने इसको स्कैन किया, स्कैन करने के बाद उनको जब स्लो लगाया, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो अगले 1 साल के अंदर जो रिपोर्ट्स आई वो कम हो गई, तकरीबन इट वाज डिक्रीज बाय 33 to 63% डिफरेंट जगहों पे। तो ये इफेक्ट किसका है? दिस इफेक्ट इज ऑफ फार्माकोविजिलेंस। तो यानी अल्टीमेटली फार्माकोविजिलेंस हमने किया, जिसकी वजह से हमारे पास उस मेडिसिन की जो सेफ्टी है वो बढ़ गई और अल्टीमेटली पेशेंट सेफ्टी हमारे पास बढ़ गई। तो दिस इज द रोल ऑफ फार्माकोविजिलेंस। अगर अभी भी कोई इसको स्कैन करना चाहे तो अब करके देख ले, तो उसके अंदर पूरी आपकी पेशेंट सेफ्टी की वीडियो चल जाती है कि उसके अंदर आपको किस तरीके से इसको एडमिनिस्टर करना है, क्या एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं और उसको किस तरीके से जो है वो स्टोर किया जा सकता है। मेरोफर और क्लेफर हमारी 2 प्रोडक्ट्स हैं बॉश फार्मास्यूटिकल्स की, आयरन सुक्रोज की। नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा फार्माकोविजिलेंस डेटा की, कि फार्माकोविजिलेंस डेटा हमारे पास कौन कौन सा होता है। इट कैन बी ADR जो कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, इट कैन बी ADE। ADR ADE का फर्क क्या है मैं थोड़ी अगली स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे। इट कैन बी लैक ऑफ एफिकेसी केसेस। अच्छा, अभी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी हमें पता नहीं होता है वो ये है कि लैक ऑफ एफिकेसी या थेरेप्यूटिक फेलियर्स के जो केसेस हैं वो भी फार्माकोविजिलेंस के अंदर आ रहे होते हैं। लैक ऑफ एफिकेसी केसेस में हम देखते हैं कि कोई एक मेडिसिन काम नहीं कर रही, हम बोलते हैं भाई ये हो सकता है ये जाली मेडिसिन हो, या हो सकता है ये क्वालिटी इसकी खराब हो। उसके दूसरे एस्पेक्ट्स हम देखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो लैक ऑफ एफिकेसी केसेस भी जो है वो फार्माकोविजिलेंस डेटा के अंदर आता है। ड्रग अब्यूज अगर है तो वो भी फार्माकोविजिलेंस के डेटा के अंदर आ रहा होता है। अभी मैं एक रिसेंटली किताब पढ़ रहा था ऑन फार्माकोविजिलेंस, ये मेरे लिए एक नया एस्पेक्ट था कि ड्रग अब्यूज भी जो है वो फार्माकोविजिलेंस के अंदर आ रहा होता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अगर किसी पेशेंट को किसी मेडिसिन का हो रहा है तो वो भी फार्माकोविजिलेंस डेटा है। अगर मैं बात करूं, जब आज से कुछ साल पहले तक मुझे सिर्फ यही पता था कि ADE ADR जो है ये सिर्फ फार्माकोविजिलेंस डेटा में, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हमारे पास चीजें हैं जो कि फार्माकोविजिलेंस डेटा के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं, और उसके अंदर हमारे पास लैक ऑफ एफिकेसी है, ड्रग अब्यूज है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। एक नई चीज हमारे पास आ रही है फार्माकोविजिलेंस डेटा में, जो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, कि नैरेटिव रिलेटेड टू नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ यूज ऑफ मेडिसिन। अगर किसी का कोई नैरेटिव आपके सामने आता है रिलेटेड टू नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ यूज ऑफ मेडिसिन का, तो वो भी फार्माकोविजिलेंस के डेटा के अंदर क्लासिफाई करता है, अब करना शुरू हो गया है। मैं बात करूं ADR की। ADR क्या चीज है? इट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑब्जर्व ड्यू टू फार्माकोलॉजिकल, जिसमें हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोडायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो। ADR हमेशा नॉर्मल डोजेज के अंदर कोई नेगेटिव इफेक्ट होता है, उसको हम ADR कहते हैं। ADR जरूरी नहीं कि ADE हो। ADE जो है एडवर्स ड्रग इवेंट क्या है? इट इज रिलेटेड टू द मेडिकेशन यूज प्रोसेस, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्टोरेज हो, डिफरेंट टाइप कुछ भी हो सकता है। अगर ड्रग से रिलेटेड कोई भी एडवर्स इफेक्ट होता है, एडवर्स इम्पैक्ट होता है, तो वो हमारे पास ADE के अंदर आता है। लैक ऑफ एफिकेसी हमारे पास हो कैन बी रिलेटेड टू इरैशनल यूज, काउंटरफाइट यूज, सब काउंटरफाइट मेडिसिन या सब स्टैंडर्ड मेडिकेशंस, और इवन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी हमारे पास लैक ऑफ एफिकेसी के केसेस में आ सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि अगर हमारे पास कोई एंटीबायोटिक है वो काम नहीं कर रही, तो हम उसको स्विच तो करते हैं, लेकिन हम उसको लैक ऑफ एफिकेसी के अंदर डालते ही नहीं है। क्यों नहीं डालते? ये हमारे अपनी लैकिंग है।
अगर हम उसको लैक ऑफ एफिकेसी केसेस और फार्माकोविजिलेंस उसका डेटा बनाना शुरू कर दें तो डेफिनेटली हमें ऑन द ग्राउंड या ऑन द ग्राउंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पता चल सकती है। अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमें मल्टीपल केसेस के अंदर ये लैक ऑफ एफिकेसी मिलती है तो हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज हमारे पास आ रही है लाइक फॉर एग्जांपल मल्टीपल केसेस में एक पर्टिकुलर ब्रांड की लैक ऑफ एफिकेसी आ रही है तो फिर हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि शायद ये सब स्टैंडर्ड है, शायद ये काउंटर फाइट है, असली है ही नहीं, जाली दवा है। तो लैक ऑफ एफिकेसी को हम स्विच तो कर देते हैं लेकिन हम उसको रिपोर्ट नहीं करते, तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ी लैकिंग है। वही मैं आखिरी मुझे यही कि एडीआर कैन बी क्लासिफाइड एट एडीई, बट जरूरी नहीं कि एडीई जो है वो एडीआर ही हो। एडीई जो है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, स्टोरेज से रिलेटेड भी हो सकता है, प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड भी हो सकता है, मेडिकेशन यूज के किसी भी एस्पेक्ट से हो सकता है। ड्रग अब्यूज जो हम देखते हैं उसको भी हम रिपोर्ट नहीं करते, उसको हम काउंटर कर सकते हैं बाय मेकिंग चेंजेस इन प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न या डिस्पेंसिंग पैटर्न। अगर हमें पता चल जाए कि इसका ड्रग अब्यूज हो रहा है तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न को भी चेंज किया जा सकता है और डिस्पेंसिंग पैटर्न को भी चेंज किया जा सकता है। लेकिन हमारे पास पता होना चाहिए कि ड्रग अब्यूज हो रहा है। वो पता कैसे चलेगा? फार्माकोविजिलेंस के डेटा से पता चलेगा। एक जो नई चीज जिसकी मैं बात कर रहा था नैरेटिव, वो एक्सट्रैक्ट आउट किया जा सकता है सोशल मीडिया से, जिसमें हमारे पास ब्लॉग्स हैं, ट्विटर है, फेसबुक्स हैं। फेसबुक से भी हम कभी कभी आप जैसे नए रिसर्चेस जो चल रही हैं, रिसर्चेस वो हैशटैग्स के थ्रू चल रही हैं, सर्च क्वेरीज के थ्रू लोग जो है वो फार्माकोविजिलेंस डेटा सर्च कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इवन डिफरेंट ब्लॉग्स के ऊपर। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैन बी असेस्ड। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, अगर आपके सामने ये आ रहा होगा एक एरिपिप्राजोल का यूएस एफडीए का जो वेबसाइट है ड्रग्स एंड एफडीए, वहां से मुझे ये मिला था। बेसिकली ये एसएमपीसी है जिसके अंदर हम कहते हैं जिसको समरी ऑफ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको अगर आप देखें तो इसका इनिशियल अप्रूवल 2002 में आपके पास एरिपिप्राजोल का आया। इसका जो ब्रांड था वो था डिस्कमेल्ट। लेकिन अगर आप यहाँ रीसेंट मेजर चेंजेस के अंदर इसको देखें तो 2016 में एक बहुत ही एक अलग सी इसके अंदर जो वार्निंग और प्रिकॉशन की अपडेट हुई, यानी 2002 के 14 साल बाद इन्होंने अब एक चीज जो अपडेट की वो की पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग और अदर कंपल्सिव बिहेवियर्स। लाइक द लेवल ऑफ फार्माकोविजिलेंस आप देखें कि उन्होंने इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट या इम्पैक्ट जो था उसको असेस किया, और उसको असेस करने के बाद इसकी जो सेफ्टी या प्रिकॉशन वाली जो एस्पेक्ट था उसको उन्होंने रिस्क में इसको डाला और उसको बताया कि ये हो सकता है। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारे पास क्या आ रहा है हमें पता ही नहीं होता यहाँ पर, तो इसको हमें डेफिनेटली देखना चाहिए। नेक्स्ट अब सोर्सेज ऑफ फार्माकोविजिलेंस डेटा के हमारे पास सोर्सेज क्या होंगे फार्माकोविजिलेंस डेटा की? स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट्स हमारे पास होती हैं जिनको हम इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट्स कहते हैं, जो कहीं से भी किसी भी वक्त कोई भी दे सकता है कि उसने मेडिसिन यूज की या मेडिसिन यूज कराई या उसके किसी अजीज ने मेडिसिन यूज की, और ये एडवर्स कोई भी एडवर्स इफेक्ट या एडवर्स इवेंट उसके साथ हुआ उसने रिपोर्ट दे दी, और वो हमारे पास सोर्स होता है फार्माकोविजिलेंस डेटा का। दूसरे हमारे पास लिटरेचर रिपोर्ट्स होती हैं जहाँ से हम रिसर्च, हमने एक पर्टिकुलर कुछ एक लिस्ट बनाई हुई होती है जर्नल्स की, हम उसको जो है वो स्क्रीन कर रहे होते हैं फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर कि कोई एडवर्स इफेक्ट, किसी ने कोई केस रिपोर्ट तो वहां पे पब्लिश नहीं की है। तीसरी चीज हमारे पास जो फार्माकोविजिलेंस डेटा होता है वो आता है क्लिनिकल ट्रायल से। तो क्लिनिकल ट्रायल्स जो भी कर रहे होते हैं वहां से हमारे पास फार्माकोविजिलेंस का या इम्पैक्ट ऑफ मेडिसिन का जो है वो डेटा आ रहा होता है, जिसको हम सॉलिसिटेड रिपोर्टिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस कर रही होती हैं, हम भी कर रहे होते हैं कि कोई ऐसी रिपोर्ट, कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के अंदर उसको फॉलो अप लेना किसी भी मेडिसिन के इम्पैक्ट का, वो पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस होता है कि हम इसको मार्केट के अंदर ये डिफरेंट पॉपुलेशन में मार्केट तो हो रही है लेकिन उसकी जो इफेक्ट आ रहा है उसकी जनरलाइज्ड ओवरव्यू हम लोग देख रहे होते हैं। डिफरेंट रजिस्ट्रीज होती हैं, लाइक कार्डिक रजिस्ट्री हो गई या हमारे पास पल्मोनोलॉजी की रजिस्ट्री हो गई, उसके अंदर से भी हमारे पास फार्माकोविजिलेंस डेटा आ रहा होता है क्योंकि उस रजिस्ट्रीज के अंदर पेशेंट फॉलोअप चल रहा होता है।
जो न्यू थिंग हमारे पास आई है वो आई है डिजिटल मीडिया के थ्रू, डिफरेंट एप्स के थ्रू जो है वो फार्माकोविजिलेंस डेटा गैदर किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं, अभी एक रीसेंट स्टडी पब्लिश हुई 2021 के अंदर रियल वर्ल्ड डेटा और डिजिटल मॉनिटरिंग के अंदर, तो सोर्सेज ऑफ फार्माकोविजिलेंस डेटा के हवाले से वो बात करते हैं। वो कहते हैं एस्टैब्लिश्ड रिपोर्ट्स जो हमारे पास आ गई हैं, एस्टैब्लिश्ड जो फार्माकोविजिलेंस डेटा के सोर्सेज हैं वो केस रिपोर्ट्स हैं, FAERs है, ये फेडरल एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम है यूएस का, और जर्नल पब्लिकेशंस है। ये हमारे पास लिटरेचर ये एस्टैब्लिश हो चुकी है, यानी केस रिपोर्ट्स, जर्नल पब्लिकेशंस और FDA का जो हमारे पास एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम है। इमर्जिंग जो हमारे पास अभी जो फार्माकोविजिलेंस डेटा की जो इमर्जिंग फैक्टर्स हैं वो रियल वर्ल्ड एविडेंस हैं, इंश्योरेंसेस के क्लेम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, या सेंटिनल स्टडीज जिसकी हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि रजिस्ट्रीज की तरह ही एक चीज होती है जिसको हम सेंटिनल रिपोर्टिंग कहते हैं। कुछ चीजें अभी एक्सपेरिमेंटल फेज के अंदर है, लाइक फॉर एग्जांपल सेंसर का डेटा या रिपोर्टिंग एप्स या ऑनलाइन डिस्कशंस, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग या मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर जो है वो, ये सारी की सारी हमारे पास फार्माकोविजिलेंस डेटा के सोर्सेज हो सकती हैं। अब हमने बात कर ली सोर्सेज की, तो हमने बात कर ली कि किस तरीके से हमारे पास फार्माकोविजिलेंस डेटा क्या चीज होता है और कहाँ से मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कोलिशन ऑफ फार्माकोविजिलेंस डेटा, यानी फार्माकोविजिलेंस डेटा को किसी एक जगह के ऊपर लेके आना सो दैट हम उसको प्रॉपर्ली इवैल्यूएट कर सकें। कोलिशन ऑफ फार्माकोविजिलेंस डेटा की मैं बात करूं तो there should be a single database for one facility या institution so that to avoid or minimize chances of duplication या missing data। अगर या तो डुप्लीकेशन, अगर एक से ज्यादा हमारे पास एक फैसिलिटी में एक से ज्यादा जगहों पे कोलेट हो रहा है तो वहां पे हमारे पास डुप्लीकेशन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं और मिसिंग के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमेशा सिंगल डेटाबेस होना चाहिए कि एक फैसिलिटी या एक इंस्टीट्यूशन के लिए। एक्सेस डेटाबेस पे लिमिटेड और मार्क्ड होना चाहिए सो दैट आप उसको फॉलो अप ले सकें। डेटाबेस फार्माकोविजिलेंस के वो कमर्शियली अवेलेबल होते हैं और इसकी जो गाइडलाइंस है कि क्या रिक्वायरमेंट है डेटाबेस की, ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अगर आप गुड फार्माकोविजिलेंस प्रैक्टिसेस की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक डेटा रिपोर्टिंग की बात करें तो E2B हमारे पास गाइडलाइन मौजूद है कि डेटाबेस किस तरीके का होना चाहिए। प्रोसेस ऑफ फार्माकोविजिलेंस डेटा के आपके पास फार्माकोविजिलेंस डेटा आ गया, आने के बाद आपने कोलेट कर लिया, कोलेट करने के बाद उसको आप इवैल्यूएट करेंगे कंप्लीटनेस के लिए, सीरियसनेस और सीवियरिटी के लिए डी चैलेंज और री चैलेंज है उसमें या नहीं है। और दूसरी चीज हमारे पास आखिरी चीज होती है कॉजेलिटी असेसमेंट। कॉजेलिटी असेसमेंट में यूनिफाइड टर्मिनोलॉजीज होती हैं कि टर्मिनोलॉजीज हो सकता है एक ही लोग, कोई स्टमक एक की अगर मैं बात करूं तो कोई इसको स्टमक एक कह रहा होगा, कोई टमी एक कह रहा होगा, ठीक है, कोई टमी एक कहने के बाद कोई स्टमक जो है वो इम्बैलेंस कह रहा होगा, कोई पेन कह रहा होगा, कोई सीवियर पेन कह रहा होगा। तो यूनिफाइड टर्मिनोलॉजीज चाहिए होती हैं जो हमारे पास मेड्रा, जो कि मेडिसिन से रिलेटेड जो डिक्शनरी है, मेडिकल डिक्शनरी फॉर रेगुलेटरी एक्टिविटीज वो हो सकती हैं, या CTCAE क्राइटेरिया के थ्रू हम यूनिफाइड टर्मिनोलॉजीज के अंदर उसको लेके आते हैं। अब मैं बात करूँ इवैल्यूएट फॉर कंप्लीटनेस या फॉलोअप की, कोई भी अगर ICSR आता है तो उसके लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं: आइडेंटिफाइबल प्रोडक्ट, आइडेंटिफाइबल पेशेंट, आइडेंटिफाइबल रिपोर्टर और एडवर्स इवेंट। ये 4 चीजें हमें इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर हमारे पास जो ICSR रिपोर्ट है वो कंप्लीट या वैलिड नहीं होती। तो ये 4 चीजें भी अगर हमारे पास आती हैं तो हम फिर उसको वैलिड करार देते हैं ICSR को और आगे प्रोसेस करते हैं। अगर वैलिड नहीं है तो हम फॉलोअप की तरफ जाएंगे, और अगर फॉलोअप पे भी हमें चीजें नहीं मिली तो हम यहीं पर ही प्रोसेस को रोक देते हैं, आगे लेके नहीं जाते। सेकंड चीज हम चेक करते हैं सीरियसनेस और सीवियरिटी में। तो सीरियस वो होता है कि हमारे पास कोई जो भी रिजल्ट हो, डेथ हो या टर्मिनल इंजरी में हो, प्रोलॉन्गेशन ऑफ लेंथ ऑफ स्टे एट हॉस्पिटल है या परमानेंट डिसेबिलिटी है। सीवियरिटी के अंदर हमारे पास डिफरेंट ग्रेडिंग है और सीवियरिटी रिलेट्स टू एक्सटेंट ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स, कि कितना एडवर्स इफेक्ट जो है वो हुआ है। ग्रेड 1 लीस्ट सीवियर होता है और ग्रेड 5 जो है वो मोस्ट सीवियर होता है, जिसको हम यूजुअली डेथ कह रहे होते हैं। तो सीरियसनेस और सीवियरिटी को अलग अलग करके रखा हुआ है। जो क्यों अलग किया है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग की बेसिस पे अलग किया है कि सीरियसनेस की बेसिस के ऊपर है कि अगर हमारे पास कोई सीरियस है तो उसको 7 डेज के अंदर रिपोर्ट करें, और अगर कोई नॉन सीरियस है तो उसको हम 90 डेज के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं। ये टाइमलाइंस वेरी करती हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर, लेकिन यूजुअली ऐसे ही होता है 7 डेज और 90 डेज।
डी चैलेंज और री चैलेंज क्या है? डी चैलेंज इज बेसिकली डिसअपेरेंस ऑफ एडवर्स इवेंट आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन, कि अगर कोई हमारे पास कोई मेडिसिन है उसको हमने डिसकंटिन्यू किया तो वो इफेक्ट या जो एडवर्स इफेक्ट या एडवर्स इम्पैक्ट था वो खत्म हो गया. दैट इज कॉल्ड डी चैलेंज. अपीयरेंस ऑफ एडवर्स इवेंट आफ्टर रीइंट्रोडक्शन ऑफ सस्पेक्टेड एजेंट या ड्रग, उसको हम री चैलेंज कहते हैं. कि हमने दोबारा अगर वो मेडिसिन इंट्रोड्यूस कराई, फिर से वो एडवर्स इफेक्ट आ गया, दैट मींस वो री चैलेंज पॉजिटिव हमारे पास आ गया. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जब हम कॉजल रिलेशनशिप एनालिसिस देख रहे होते हैं, कॉजलिटी असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो वहां पर ये हमारे काम आता है और इम्पोर्टेंट होता है. लास्ट थिंग हमारे पास क्या है? कॉजलिटी एनालिसिस बेसिकली करता क्या है? ये इट डिटरमिन्स वेदर ड्रग और प्रोडक्ट इज एक्चुअली रिलेटेड विद एडवर्स इफेक्ट या नहीं. बहुत सारी जगहों के ऊपर मल्टीपल जो है वो डिफरेंट इफेक्ट्स हो रहे होते हैं जिसको हम रिलेट कर देते हैं मेडिसिन के साथ. ऐसा जरूरी नहीं है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी कोई इम्पैक्ट या एडवर्स इफेक्ट आ सकता है. Causality assessment is based on questionnaires और presence of certain factors. इसमें हमारे पास दो बेसिकली स्केल्स होते हैं. Naranjo एल्गोरिथम है या WHO अपसला मॉनिटरिंग सेंटर का एक स्केल है. मैं इनके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. किसी को अगर पढ़ना हो तो इसको पढ़ सकता है कि Naranjo एल्गोरिथम क्या चीज़ है या WHO UMC स्केल क्या चीज़ है, लेकिन ये कॉजलिटी असेसमेंट के लिए यूज होते हैं. एक बात मैं बताता चलूं कि सॉरी साथ एक हैंड रेज हुआ है, अगर हम क्वेश्चन ले लें. अच्छा सही. मैं ये एक लास्ट लाइन बस सिर्फ यहाँ पे बता दूं, उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. ओके. वो ये कि यहीं पर ही कि हमारे पास के जो यूएमसी स्केल या नरेंजो एल्गोरिथम है, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ स्केल्स हैं जो कि यूज हो रहे होते हैं फॉर कॉजलिटी असेसमेंट. सिर्फ यही दो नहीं है, लेकिन ये सबसे वाइडली यूज्ड है और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है. ठीक है, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. मरियम, आप क्वेश्चन मुझे बताती रहती हैं सो दैट मैं उसको. ओके. कुरतुलन ने हैंड रेज किया है. आई थिंक शी वांट टू आस्क समथिंग. जी कुरतुलन. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि हम लोग जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मतलब वैसे एडवांसेस में अगर हम देखें फील्ड में, तो एंटीबायोटिक्स की बात हो रही है, तो हम लोग जो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए और साइड इफेक्ट्स तो कम होते ही हैं, तो इसके बारे में बता दें कि अगर हम एंटीबायोटिक्स को ले चल रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी में, तो किस तरह से जो है वो साइड इफेक्ट्स को कम किया जा सकता है. और मोर भी सर मैं पूछना चाह रही हूँ कि रेजिस्टेंस में इसका कोई कम है या नहीं, कम हो सकती है, इसमें क्या रिसर्च है अभी तक. अगर हम लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो हम अगर इस पे रिसर्च करना चाहें तो थोड़ा इस बारे में बता दें कि किस तरह से हम इसको लेकर चल सकते हैं. अच्छा देखिए, आपने नैनो टेक्नोलॉजी की बात की. नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या कि नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर आप उस पर्टिकुलर सॉल्ट के जो स्मॉल उसको जो है वो समझें कि स्मॉल स्ट्रक्चर के अंदर लेके आके उसको डिफरेंट उसकी बेसिकली बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा रहे होते हैं या उसकी डोजेज कम कर रहे होते हैं. ठीक है, अब मैं उसकी बात करूं बायो अवेलेबिलिटी की. अगर मैं बात कर रहा हूँ कि बायो अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, तो इट डिपेंड्स कि उसकी जो एडवर्स इफेक्ट्स है वो क्यों आ रहे हैं. ठीक है, अगर वो उसकी फार्माकोडायनामिक या फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की वजह से आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास वो एडवर्स इफेक्ट उस डोज के ऊपर भी आएंगे. अब इसका भी एक और एस्पेक्ट है, वो ये है कि अगर नैनो टेक्नोलॉजी से आप उस पर्टिकुलर मेडिसिन की जो एफिनिटी है वो सिलेक्टिव कर दें, वो पर्टिकुलर सिर्फ उन्हीं रिसेप्टर्स के लिए एफिनेटिव हो जहां पर उसका काम है, वो कहीं और जाके जो है वो उसका इम्पैक्ट ना हो, तो उससे एडवर्स इफेक्ट्स कम हो सकते हैं. बट इट डिपेंड्स कि आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं. आई होप मैंने आपका सवाल सही समझा और सही उसको जो है वो जवाब दे दिया. ओके, आई गेस यू कैन प्रोसीड सर. अच्छा ओके, और किसी का कोई सवाल नहीं है राइट? सवाल है हमारे पास चैट में, लेकिन हम एंड ऑफ योर सेशन चलें एंड में लेते हैं. सही. अच्छा, नेक्स्ट इज हम एनालिसिस हमने कोलेट कर लिया, हमारे पास सारा डेटा आ गया. सारा डेटा आने के बाद जो है वो अब असल काम शुरू होता है कि हम डेटा माइनिंग या एनालिसिस किस तरीके से करें डेटाबेस की. डेटा माइनिंग के डिफरेंट प्रोसीजर्स हमारे पास मल्टीपल प्रोसीजर्स मौजूद हैं. इस हद तक डेटा माइनिंग चली गई है कि अब उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है. ठीक है,
हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज हो रहे हैं, पाइथन यूज हो रहा है, लेकिन ये सब फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर यूज हो रहा है। मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर हमें किस तरीके से हम अभी कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं कि हम कीवर्ड्स या पॉइंटर्स डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। डाटा माइनिंग रेगुलर इंटरवल्स पे तो करें, लेकिन हम कीवर्ड्स या पॉइंटर्स डिफाइन कर दें। लाइक इसकी एग्जांपल इस तरीके से है कि अगर आप कोई एज पर्टिकुलर देख लें, आप कोई सीक्वेली देख लें, आप कोई मेडिसिन देख लें, आप कोई ऑर्गन सिस्टम देख लें, लाइक आपने, आपके पास डेटा आ गया, डेटा आने के बाद आपने क्या किया कि आपने एक ऑर्गन सिस्टम के एडवर्स इफेक्ट्स देख लिए, कौन सा एडवर्स, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम पे देख लिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं और वो किस किस मेडिसिन से आ रहे हैं। कोई ना कोई आपको एक कॉमन चीज मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा बहुत हद तक ऐसा होता है हमारे पास कि हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एमॉक्सिसिलिन ग्लोबुलिनिक एसिड का मोस्ट कॉमन जो इफेक्ट है वो ये है कि वो डायरिया कॉज कर देता है, इसीलिए उसको मेडिसिन, उसको जो है वो हम फूड के साथ लेते हैं कि उसका डायरियल जो उसका डायरिया का इफेक्ट है वो कम हो जाए। लेकिन मैं अगर बात करूं कि कितने लोगों को अभी हमारे पास होता है, मुझे बहुत कम मिनिमम लोग मिलते हैं, ऐसा सबके साथ नहीं होता, कुछ के साथ होता है, कुछ के साथ नहीं होता। तो कोई ना कोई तो ऐसा फैक्टर है जो कि मौजूद है जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि किसके अंदर हु आर मोर प्रोन टू दैट पर्टिकुलर एडवर्स इफेक्ट, कौन नहीं है। तो ये हमारे पास जब हम डाटा माइनिंग करें, डाटा कलेक्ट करने के, तो वह हमें पता चल सकता है। हमें, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियसली एग्जांपल दी एज की, एज हमें एक फैक्टर मिल सकता है, कौन सी मेडिसिन जो है वो ओल्ड एज के अंदर इशू क्रिएट कर रही है, कोई पर्टिकुलर मेडिसिन के क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, कोई सीक्वेली, अगर हमारे पास कोई पैथोलॉजिकल इफेक्ट का सीक्वेली आ रहा है तो हम उसको भी एज अ कीवर्ड या पॉइंटर यूज कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, मैंने ये टोटली रिलेट किया है पाकिस्तानी पॉपुलेशन या पाकिस्तानी एस्पेक्ट के अंदर। मैंने जैसे आपको बताया कि इंटरनेशनली अब डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। स्पेसिफिक रिपीटिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी आइडेंटिफाई, और जो स्पेसिफिक रिपीटिशन कैरेक्टरिस्टिक्स की हो वो आइडेंटिफाई हो जाए, और फिर उसी से हम सिग्नल जनरेट करते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं कि वो जो डायरिया की मैंने बात की तो वो यंग एज के अंदर हो रहा है या वो सिर्फ ओल्ड एज के अंदर हो रहा है, तो एज एक हमारे पास ऐसा कैरेक्टर पैरामीटर डिफाइन हो जाएगा कि ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि यार ये सिर्फ ओल्ड एज के अंदर हो रहा है, ये सिर्फ, और कहीं उसमें नहीं आ रहा। जब हमारे पास कोई आइडेंटिफाई हो जाए पैरामीटर तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है उसके ऊपर होना चाहिए टू कंफर्म द सिग्नल कि हमारे पास जो सिग्नल आया है वो वाकई ऐसा है या नहीं है। उसमें हमारे पास डिफरेंट होते हैं रिपोर्टिंग ऑड रेशियो और प्रोपोर्शनल रिपोर्टिंग रेशियो। क्यों? क्योंकि अगर मैं जेब्रा की बात करूं तो जंगल में जेब्रा जो है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर वही जेब्रा क्रॉसिंग में मिलेगा तो मुझे ऑड लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि उस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास ऑड है या नहीं है। अगर कोई मेडिसिन है जिसके एक साल में 3 एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं और दूसरी मेडिसिन हमारे पास उसके भी 3 जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो हम दोनों को एक कैटेगरी में नहीं रख सकते अगर दोनों का प्रिस्क्राइबिंग पैटर्न अलग है। एक हमारे पास 100 प्रिस्क्राइब हुई है और एक हमारे पास 10 प्रिस्क्राइब हुई है, तो एक का 100 में से 3 आना जो है वो बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, उसका बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिकली जो वायबिलिटी उसकी होगी वो नहीं होगी, ठीक है। जबकि जो 10 में से 3 में आई है उसकी जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स का जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा होगा। इसी तरीके से हमारे पास होता है रिपोर्टिंग ऑड्स रेशियो और प्रोपोर्शनल रिपोर्टिंग रेशियो। इसका हमारे पास फैक्टर ये है कि रिपोर्टिंग ऑड्स रेशियो अब ज्यादा यूज होता है, पहले जो है वो प्रोपोर्शनल रिपोर्टिंग रेशियो होता था कि जिसके अंदर हमारे पास एक पर्टिकुलर इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट को हम रेशियो निकालते थे टू द टोटल नंबर ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स रिपोर्ट हमारे पास जितनी आई है। अब रिपोर्टिंग ऑड रेशियो क्या करता है कि वो एक पर्टिकुलर डिजीज या पर्टिकुलर एडवर्स इफेक्ट के ऊपर जो है वो बेस करते हुए रिपोर्टिंग ऑड रेशियो हमारे पास निकल रहा होता है। ये सिंपल रेशियोज होते हैं, अगर इसको कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। डेटा माइनिंग की अगर मैं आपको एप्लीकेशन बताऊं तो एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन हमारे पास मैंने पढ़ी थी, वो ये कि एक लैक ऑफ एफिकेसी केस था रोसुवास्टैटिन का, ठीक है। 2 वीक्स यूजेज के बाद भी जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज नहीं हो रहा। जब उन्होंने 3-4 पेशेंट्स को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद जब उनसे बात की तो पता चला कि उन पेशेंट्स को किसी ने गाइड किया था कि ग्रीन टी का यूजेज जो है वो आप बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा,
फर्दर इवेल्युएट किया जब हमने लिटरेचर, या जो उन्होंने इवेल्युएट किया लिटरेचर, तो उन्होंने देखा कि जो ग्रीन टी है उसका इंटरेक्शन है रोसुवास्टैटिन का, कि वो उसके जो लेवल्स हैं, जो जिसको हम बोलते हैं कि जो स्टेडी स्टेट लेवल है, उसको कम कर देता है। तो लैक ऑफ एफिकेसी रोसुवास्टैटिन की तो आ रही थी, लेकिन वो बेसिकली लिंक थी यूजेज ऑफ ग्रीन टी बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से। तो ये एक हमारे पास एक चीज आइडेंटिफाई हुई कि हमने जो है वो पर्टिकुलर यूजेज या ग्रीन टी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, वरना वी आर प्रिस्क्राइबिंग रोसुवास्टैटिन, क्योंकि उसका काम जो है वो कम हो जाएगा। तो ये एक लाइव एग्जांपल है हमारे पास कि हमारे पास डेटा से किस तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ रहे होते हैं। मैं सेफ्टी रिव्यू की बात करूं कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल जनरेट होता है तो सेफ्टी रिव्यू हमारे पास आता है, जिसमें हम रिस्क वर्सेस बेनिफिट एस्टैब्लिश करते हैं। लाइक अगर मैं रोसुवास्टैटिन उसी की एग्जांपल को लेके आगे चलूं, तो उसका बेनिफिट मास्क हो रहा था ग्रीन टी की वजह से, तो रिस्क उसका कम है, लेकिन बेनिफिट उसका बाद में एस्टैब्लिश हुआ कि नहीं, ग्रीन टी की वजह से ये मसला था, तो इसका बेनिफिट वहीं पर ही रहने देना चाहिए। वरना क्या होता कि वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर रोसुवास्टैटिन, एक जो हमारे पास ऑलरेडी एक एजेंट मौजूद है पॉजिटिवली, वो एक माइनस हो जाता, वो होने से बच गया। उसके अलावा हमारे पास क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रिस्क इवैल्यूएशन या मिटिगेशन स्ट्रेटजीज होती हैं बेस्ड ऑन लोकल पेशेंट डेटा। सेफ्टी कम्युनिकेशंस हो सकती हैं, चेंज इन प्रिस्क्राइबिंग पैटर्न्स हो सकते हैं, या इवन एडिशन ऑफ ब्लैक बॉक्स वार्निंग हो सकती है। ब्लैक बॉक्स वार्निंग्स जो यूएस एफडीए ने इंट्रोड्यूस कराया, कि उसके अंदर वो डिफरेंट जो एक एस्टॉनिशिंग वार्निंग्स या एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं उसको ब्लैक बॉक्स में अलग करके लिख देते हैं, सो दैट वो ज्यादा हाईलाइट हो। मेडिकेशन सेफ्टी इन होलिस्टिक एस्पेक्ट की मैं बात करूं तो फार्माकोविजिलेंस, जैसे मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया कि फार्माकोविजिलेंस लीड्स टू सेफ मेडिकेशन यूज, और लोकल डेटा में लीड टू चेंज इन मेडिकेशन मैनेजमेंट एंड यूसेज। यानी लोकल डेटा का मतलब लोकल पॉपुलेशन के जो ऊपर जो डेटा हमारे पास आए, उससे मेडिकेशन मैनेजमेंट और यूसेज चेंज हो सकती है। एरिया ऑफ फोकस जो होता है वो हमारा ऑप्टिमल थेराप्यूटिक्स हो सकता है, और उसके अलावा हमारे पास रिस्क क्वांटिफाई हो सकते हैं कि किस मेडिसिन से कितना एक्चुअल रिस्क मौजूद है। टेक होम मैसेज हमारे पास ये है कि a successfully implemented pharmacovigilance system जो होता है that can minimize or prevent adverse effects and improve the use of drugs। आखिरी चीज रिपोर्ट एडी, अगर आपके सामने कोई भी एडी आए तो उसको रिपोर्ट जरूर करें, भले डैप को करें, भले उस फार्मास्यूटिकल कंपनी को करें, भले हॉस्पिटल में करें, लेकिन प्लीज डेवलप कल्चर ऑफ रिपोर्टिंग एडवर्स इफेक्ट्स। Thank you very much, or I can be contacted at saad.hussain@bosch-pharma.com। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आई एम अवेलेबल फॉर इट, आई एम अप फॉर इट। जी थैंक यू सो मच साद, इट वाज रियली अ इंफॉर्मेटिव सेशन। कुछ क्वेश्चंस हमें रिसीव हुए हैं चैट में। जुनैद फटक पूछते हैं कि रिस्पेक्टेड स्पीकर, हम्बल क्वेश्चन, काइंडली एक्सप्लेन हाउ वी कैन इनिशिएट फार्माकोविजिलेंस इन आवर इंस्टीट्यूट। अच्छा, अब मुझे सबसे पहले ये डिफाइन कर दें कि इंस्टीट्यूट का मतलब, अगर आप फार्मास्यूटिकल्स की बात कर रहे हैं, या इंस्टीट्यूट का मतलब आप किसी पर्टिकुलर क्लिनिक की बात कर रहे हैं, या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, या हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, सब में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। अगर आप एकेडमिक्स की बात करें तो एकेडमिक्स में आप सबसे पहले आप सिर्फ ओरिएंटेशन देना शुरू करें, ठीक है, ओरिएंटेशन देना शुरू करें, कल्चर डेवलप करना शुरू करें। अगर आप बात कर रहे हैं हॉस्पिटल की, तो फिर हॉस्पिटल के अंदर आपने सबसे पहला काम ये करना है कि सबसे पहले एक डेटा कोलेशन की जगह बनाए, कोई सिस्टम बनाए, ठीक है, कोई एक उसमें एक सिस्टम रखें, एक पोर्टफोलियो या एक एडीआर को जो फॉर्म है वो डिजाइन करें, 4-5 चीजें उसके अंदर लिखें, और फिर उसके बाद ओरिएंटेशन और उसकी जो अवेयरनेस है वो क्रिएट करना शुरू करें, तो ऑटोमेटिकली आपके पास सिस्टम बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेप शुड बी क्रिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्म और डेटा कोलेशन की जगह एंड अवेयरनेस क्रिएशन। अगर आपके पास कोई फार्मास्यूटिकल्स है तो फार्मास्यूटिकल्स के लिए ऑलरेडी एसआरओ मौजूद है, उसको फॉलो करते हुए आप जो है वो अपना फार्माकोविजिलेंस का सिस्टम मौजूद बना सकते हैं। आई होप आंसर with that साद, जो भी आपने कहा, I just want to add one thing। आप ड्रैप की साइट पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे ये तमाम आपके पास गाइडलाइंस मौजूद है, स्पेसिफिकली फॉर इवन फॉर द पेशेंट्स, फॉर द एचसीपी, फॉर हॉस्पिटल्स एंड फॉर अ रजिस्ट्रेशन होल्डर। तो वहाँ पे आप जाके उन गाइडेंस में काफ़ी डिटेल में मौजूद है, तो यू कैन यूज़ दैट इंफॉर्मेशन एज वेल।
आई थिंक जुनैद को ने हैंड रेस किया है. यस प्लीज इफ यू वांट टू ऐड समथिंग. हेलो. जी जी कबीर यू कैन आल्सो से. अच्छा, मेरा एक सवाल था कि यहाँ पे एक टैबलेट है ब्रोफेन जो मार्केट में आती है ब्रोफेन के नाम से. उसके साथ एक साइड इफेक्ट हम बहुत रेयर देखा जाता है, लेकिन वो होता है कि ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, पर्टिकुलरली टैबलेट्स के साथ. तो इस चीज़ को हम किस चीज़ में, किस कैटेगरी में रखेंगे? एडवर्स ड्रग रिएक्शन में लेंगे या फिर इसको एडवर्स ड्रग इवेंट में लेंगे? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आप इसकी बात की कि ये नॉर्मल डोजेज के अंदर अगर ले रहे हैं, नॉर्मल डोजेज के अंदर ये ब्लीडिंग शुरू हो रही है, तो वो एडवर्स ड्रग इफेक्ट के अंदर आएगा, क्योंकि वो फार्माकोलॉजिकल या फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर की वजह से हो रही है. अच्छा, माहीन का एक सवाल था. शी इज आस्किंग द सेम ADR एंड एडवर्स ड्रग इवेंट डिफरेंस. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन विद सम एग्जांपल? अच्छा देखिए, एक चीज है एडवर्स ड्रग इवेंट और एडवर्स ड्रग रिएक्शन का. एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ. एडवर्स ड्रग रिएक्शन, अब हमारे पास, मैं जैसे आयरन सुक्रोज की एग्जांपल दी थी. एडवर्स ड्रग इवेंट और एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर फर्क सिर्फ यहाँ तक हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई एक नर्सिंग स्टाफ है जिसमें एडमिनिस्टर करना है, उसने नॉर्मल डोजेज को नॉर्मल जिस तरीके से उसको एडमिनिस्टर करना है उसको उस तरीके से एडमिनिस्टर किया, और उसके बाद कोई एडवर्स इवेंट आता है, तो वो एडवर्स इफेक्ट है. क्योंकि हर चीज नॉर्मल है, ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट सॉल्ट है कि उसने जो है वो टैकीकार्डिया कर दिया. ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, वो एडवर्स इफेक्ट है. लेकिन अगर वही नर्सिंग स्टाफ ने एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत स्पीड में लगा दिया, जिसकी वजह से लोकल इरिटेशन हो गई और वो एक्स्ट्रावेसेशन की वजह से हुआ, तो वो एडवर्स इवेंट है. क्योंकि वो इट इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट टू जो इंटेग्रल फार्माकोकाइनेटिक या डायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग. तो ये फर्क होता है एडवर्स ड्रग इवेंट के अंदर और एडवर्स ड्रग इफेक्ट के अंदर. बिल्कुल साथ, वेरी वेल सेड. बस ये एक लास्ट लाइन ऐड करूंगी टू मेक इट मोर सिंपल. जहाँ पे ड्रग की कोजैलिटी वाजे हो जाती है कि इवेंट तो देखिए कुछ भी हो सकता है. कोई मेडिसिन किसी ने ली, उसका एक्सीडेंट हो गया, ये एडवर्स इवेंट होगा. लेकिन वो किस वजह से हुआ? मे बी उस मेडिसिन की वजह से उसे चक्कर आ गए, जिसकी वजह से वो उसका एक्सीडेंट हो गया. तो यहाँ पे कोजैलिटी डिफाइन हो गई, देन दिस बिकम द एडवर्स ड्रग रिएक्शन. ठीक है, आई थिंक दिस विल बी क्लियर फॉर यू नाउ. आई थिंक अरीज वहीद ने हैंड रेस किया है. यस प्लीज यू कैन आस्क. अस्सलाम वालेकुम सर. मुझे ये पूछना था कि जो फार्माकोविजिलेंस है हमारी वैक्सीन से रिलेटेड, अगर जैसे कोई घर में आते हैं पोलियो वगैरह के बच्चों से रिलेटेड, अगर कोई ADR होता है तो हम उसको किस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं, या उनको किस तरीके से अवेयर कर सकते हैं कि वो रिपोर्टिंग किस तरीके से करें अपनी किस हवाले से? फार्माकोविजिलेंस वैक्सीन, जैसे वैक्सीनेशन होती है उससे अगर कोई एडवर्स इफेक्ट आ जाता है तो उसकी रिपोर्टिंग. क्योंकि ड्रैप में ही सॉरी ड्रैप में ही आप रिपोर्ट करेंगे उसको, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज आ जाती है. लेकिन अवेयरनेस किसको क्रिएट करने का पूछा मुझे, वो आई एम नॉट क्लियर ऑन दैट. अवेयरनेस जैसे ये होता है ना कि पोलियो की वैक्सीन जैसे घरों में आके दी जाती हैं, तो उनको समझ नहीं आता कि अगर कोई एडवर्स इफेक्ट इतना ज़्यादा वैसे आ गया है कि स्टोरेज की वजह से, क्योंकि वो धूप वगैरह में होती हैं, तो वैक्सीन हमारे पास कंटामिनेट हो सकती है, उसके अंदर ही पोलियो वायरस दोबारा से वो कर सकता है. तो अगर कोई ऐसा इवेंट या ऐसा कोई एडवर्स इफेक्ट आए तो हमारी जो नॉर्मल आवाम है वो किस तरीके से इसे रिपोर्ट कर सकती है, और ये क्या? ड्रैप में ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, ड्रैप की एप्लीकेशन मौजूद है, वहां पर आप इसको रिपोर्ट कर दें, तो वो सिंपल है बहुत. ठीक, ओके, थैंक यू सर. ओके जी, शबनम परवीन आपका कोई क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम. मेरा क्वेश्चन है साहब आपसे कि यू नो के वन ऑफ द सोर्स ऑफ ADR इज द मेडिकल लिटरेचर रिव्यू, राइट? और मेडिकल लिटरेचर रिव्यू की एक रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है कि इसे हमें रिव्यू करना है एवरी 15 डेज, जो IMA के गाइडलाइंस कह रही होती हैं. अगर मैन्युफैक्चरर के पास 200 ड्रग्स हैं तो सो डिफिकल्ट और एक चैलेंज है कि आप इस मेडिकल लिटरेचर रिव्यू के कंप्लायंस को शो करें. तो इसके लिए क्या है, इस चैलेंज को कोई रिजॉल्व करने का कोई आइडिया, कोई एस्पेक्ट आपके ज़हन में है? अच्छा देखिए, व्हाट आई विल से इज कि जो मेडिसिन के जो रिव्यूज हो रहे होते हैं, लिटरेचर रिव्यूज, इसके लिए हम यूजुअली व्हाट वी फॉलो इज कि हमने जो हमारी रेफरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटीज है ना,
उसको हम फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। बाय एवरी 15 डेज हमने वहाँ पर अपने टिकर्स जो है वो लगाए हुए हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर। हमने अपने ईमेल्स के ऊपर जो वो हमारे पास होती है ना स्क्रीनिंग, वो हम कर रहे होते हैं। हमने एक पर्टिकुलरली एक HR ह्यूमन रिसोर्स को ने डेडिकेट किया हुआ है कि वो इस टाइम जो है वो फॉर एग्जांपल एवरी मंडे मॉर्निंग उसने ये हमारी वेबसाइट्स हैं, ये हमारे पास डिफरेंट पब्लिकेशन या आर्टिकल्स हैं, उसने उसके अंदर उसको स्क्रीन करना है। तो वो हमारे पास ये है कि वो स्क्रीन हो जाती है। उसको हमने एक डेडिकेटेड टाइम पीरियड दिया हुआ है, एवरी 7th या 8th डे के ऊपर जो है उसने हमने एक लिस्ट बनाई हुई है। उस लिस्ट को हम जो है वो स्क्रीन कर लेते हैं। कोई नई चीज आती है तो ठीक है, कोई नई चीज नहीं आती तो हम अपनी जो ग्लॉसिया कॉलम है हम उसमें लिख देते हैं कि हमने स्क्रीन किया था और हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली। Some kind of the database या कोई app programming. We have already have I won't call it a database. We have an Excel sheet of it. Okay, thank you so much. जी और किसी का कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक इट्स द सेम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड साइड इफेक्ट्स? इज इट द सेम थिंग? नहीं, वो साइड इफेक्ट्स इज समथिंग एल्स। साइड इफेक्ट कैन बी एडवर्स इफेक्ट, बट कभी-कभी साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। एडवर्स इफेक्ट इज ओनली नेगेटिव इफेक्ट, जबकि साइड इफेक्ट अदर देन इंटेंडेड इफेक्ट होता है। इसकी एग्जांपल इस तरीके से दें कि कोई मेडिसिन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक मुझे भी उसकी एग्जांपल याद नहीं आ रही, मिनॉक्सिडिल। यस, मिनॉक्सिडिल एक एग्जांपल दी जो कि हमारे पास एक्चुअल उसका इंटेंडेड इफेक्ट कुछ और था, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट था हिर्सुटिज्म या हेयर ग्रोथ। तो अब आप उसको देखें तो उसको प्रोमोट किया जाता है हेयर ग्रोथ के लिए, रादर देन जिस इफेक्ट के लिए उसको असल में डेवलप किया गया था, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए। तो मिनॉक्सिडिल को जो है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन उसके जो एडवर्स या साइड इफेक्ट जो है उसका आया हेयर ग्रोथ, जो कि एडवर्स इफेक्ट नहीं था, तो उसको साइड इफेक्ट का नाम दिया। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट। अदर देन इंटेंडेड इफेक्ट जो है वो साइड इफेक्ट है, और अगर वो इंटेंडेड इफेक्ट के अगर नेक्स्ट कुछ और आता है और वो नेगेटिव है तो वो एडवर्स इफेक्ट में आ जाता है। ओके, थैंक यू। तौफीक गौरी ने क्वेश्चन किया है, आई डोंट नो अभी इसका आंसर होगा। हाउ फूड डिक्रीजेस एमॉक्सिसिलिन कॉजिंग डायरिया? इज देयर एनी स्पेसिफिक मैकेनिज्म? उसका स्पेसिफिक रीजन ये है कि जो स्टमक के अंदर जब आपके पास फूड जाता है तो स्टमक एम्प्टीइंग टाइम बढ़ जाता है। तो जब स्टमक एम्प्टीइंग टाइम बढ़ जाता है तो वो इरिटेशन कॉज जो है, वो जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर इरिटेशन कम कॉज होती है। जब इंटेस्टाइन की इरिटेशन कम होती है तो ऑटोमेटिकली जो डायरिया का इफेक्ट है वो कम हो जाता है। ओके, ग्रेट। अच्छा, few people are asking for the slides, तो क्या हम स्लाइड शेयर कर सकते हैं उनके साथ? कर सकते हैं, करने को मुझे ईमेल आईडी दे दें तो मैं ईमेल पे सेंड कर दूंगा। वैसे जो भी इसके अंदर चीजें थी उसमें ज्यादा तो मेरा वर्बल ही था। एग्जैक्टली, हम इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे तो आई गेस दे कैन लिसन। अच्छा, आई थिंक सैयदा खदीजा, शी इज सेइंग, is it necessary to take PPI with all medicines even we don't use to have any diarrhea and vomiting? इट डिपेंड्स, ये तो प्रिस्क्राइबिंग है। प्रिस्क्राइबिंग पैटर्न किस तरीके से डॉक्टर्स जो फिजिशियंस होते हैं हमारे वो डिफाइन करें। अब वो डिफाइन डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। कुछ जगहों के ऊपर वो देना जरूरी भी होता है पीपीआईज को, कुछ जगहों के ऊपर अननेसेसरी भी दे रहे होते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन देयर प्रैक्टिसेस। मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ओके ओके। अच्छा, एहसन आजम ने हैंड रेज किया है। यस प्लीज। जी एहसन, आपका कोई सवाल है? आई गेस नो। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हम पीपीआई यूज करते हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बाज़ दफ़ा जो है 6 माह से ज़्यादा, साल, 2-3 साल, तो वो मैंने पढ़ा है कि इसमें जो है ना ये एक होता है कि मैग्नीशियम लेवल्स जो है ना वो डाउन होने के चांसेस होते हैं बॉडी में, ब्लड के ठीक जो, है, और विटामिन B12 की जो है ना डेफिशिएंसी वो भी एक्सपेक्टेड होती है। तो क्या हमें स्टार्ट से इसके साथ कोई सप्लीमेंट ऐड कर देना चाहिए या किस स्टेज पे जा आके?
देखिए वो तो मुझे एग्जैक्टली क्योंकि ये भी वही प्रिस्क्राइबिंग से रिलेटेड है, तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अगर कोई हमारे पास स्पेशलिस्ट फिजिशियन या हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट फार्मासिस्ट जो कि भी प्रैक्टिसिंग में हो, वो उसके ऊपर कमेंट करे तो ज़्यादा अच्छा वो बता सकता है। मेरे हिसाब से जो रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स वगैरह हैं वो पीपीआईज हमारे पास बढ़ा देती हैं, और ख़ासतौर पे फीमेल्स के अंदर, और वो फीमेल्स जो कि अपनी लेटर स्टेजेस के अंदर होती हैं, जो कि प्रोन होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, तो उसमें भी कैल्शियम विटामिन डी आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर कमेंट वो कर सकता है जो कि प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट या प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हो। ओके, विद दैट हमें काफ़ी अच्छे रिमार्क्स रिसीव हो रहे हैं, कमेंट्स कि इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव ग्रेट सेशन, थैंक्स एंटायर टीम, गुड सेशन और ग्रेट सेशन, थैंक्स, इंफॉर्मेटिव सेशन, great session, learn a lot. Okay. So I think अब और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, यहाँ पे किसी ने लिखा हुआ है, आई थिंक कि सिल्डेनाफिल आई थिंक वर यूज्ड फॉर पल्मोनरी हाइपोटेंशन। सिल्डेनाफिल भी पल्मोनरी हाइपोटेंशन के लिए ही, हाइपरटेंशन के लिए डेवलप हुई थी, लेकिन उसका भी साइड इफेक्ट जो हमारे पास उसका जो यूज हो रहा होता है, वो उसका साइड इफेक्ट था पहले, जो कि वो सेम मिनॉक्सिडिल वाली एग्जांपल है ये भी। ओके, आई थिंक कुरतुलैन आसिफ, आपका कोई क्वेश्चन है? प्लीज यू कैन आस्क। सो मच। जो है मेरा ये क्वेश्चन है, हम लोगों ने पढ़ा कि बीटा ब्लॉकर्स जो हैं उनका साइड इफेक्ट ये होता है कि वो ट्राइग्लिसराइड के लेवल को इंक्रीज करता है, ये मैंने पढ़ा था। तो ये इंसिडेंट मतलब इस तरह से है, मतलब मैंने इसको देखा है कि मेरे बाबा का ना ये सीन था कि वो बीटा ब्लॉकर ले रहे थे, तो कुरतुलैन अगर अपना क्वेश्चन रिपीट कर देंगे आप। जी मैम, मैं ये कह रही हूँ कि हमने पढ़ा था कि बीटा ब्लॉकर्स हैं वो इंक्रीज करते हैं ट्राइग्लिसराइड लेवल को, ठीक है। तो मेरे फादर जो है वो बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं क्योंकि हाइपरटेंशन के जो है ना वो पेशेंट है, तो उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है ना वो थोड़ा इंक्रीज था। हमने 2-3 महीने थेरेपी के बाद जो है वो उनके दोबारा टेस्ट करवाए, दोबारा से जो है ना वो इंक्रीज था, मतलब आप लगा लें 10 या 15 पॉइंट्स जो उसकी रेफरेंस रेंज होती है। तो मैंने फिजिशियन से कंसल्ट किया, मैंने उनको पूछा कि सर ये उनकी सिचुएशन है, तो उन्होंने कहा कि ये होता है इसका साइड इफेक्ट, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म के बाद होता है, आप इसको इतना कंसीडर ना करें। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि उनका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है इज इंक्रीजिंग, ठीक है, बेशक 5 जो है वो पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है ये कुछ, लेकिन दैट इज इंक्रीजिंग, और कोई अच्छी चीज़ तो ये है, ये सारी बात है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको कंसीडर ना करें, ऐसा होता है। तो सर इस चीज़ को हम लोगों को साइड इफेक्ट है या ये एक तरह से, ठीक है, तो इसको हम ना कंसीडर करें, ये हमारा क्या मेडिकेशन नहीं है, या इसको हमें किस तरह से लेके चलना चाहिए, या थेरेपी में क्या चेंजिंग्स करनी चाहिए, तो प्लीज़ आप थोड़ा ये बता दें। अच्छा, सबसे पहले तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि किस लेवल का ये इंटरेक्शन है, ठीक है। अब ये बहुत लो लेवल का इंटरेक्शन है या हाई लेवल का इंटरेक्शन है। दूसरी चीज हमारे पास ये है कि जो इंटरेक्शन है वो ये जो भी रिपोर्ट कर रहा है वो कौन सा लिटरेचर जो है वो स्ट्रॉन्ग लिटरेचर है या वीक लिटरेचर है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, जहां तक आपने बात की बीटा ब्लॉकर्स की, तो बीटा ब्लॉकर्स ट्राइग्लिसराइड बहुत स्लाइट जो है वो रेज करते हैं, यानी कि अगर कॉजैलिटी की मैं बात करूं तो वो बहुत वीक लिटरेचर मौजूद है जिसके ऊपर वो ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसको जब हम रिस्क वर्सेस बेनिफिट की बात करें तो बीटा ब्लॉकर का बेनिफिट ज्यादा होगा रादर देन इसका ट्राइग्लिसराइड लेवल इंक्रीज का जो है वो रिस्क। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज उसको मेरे हिसाब से आपको जो है वो, क्योंकि बेनिफिट ज्यादा है तो उसको बीटा ब्लॉकर को प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड लेवल तो आप जो है वो दूसरे तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं, डाइट के थ्रू या जो हमारे पास HMG कोए रिडक्टेज जो मेडिसिन है उसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन वही बात कि ये बेहतर एक प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट या प्रैक्टिसिंग फिजिशियन आपको बता सकता है। ओके सर, मतलब सर अगर इस तरह के इस लेवल के अगर हमारे पास जो है वो साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो हम उनको उनके पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट के लिहाज से फिर वो हमारी चॉइस को फिर हम लोग अपनी चॉइस को इस लिहाज से देख सकते हैं कि अब हमारा बीटा ब्लॉकर ज़्यादा फायदा दे रहा है तो हम उसको लेंगे।
लेकिन सर फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा लोग जो वो इस तरह पढ़े लिखे भी नहीं है पाकिस्तान में, अगर हम काउंसलिंग की बात करते हैं, बाहर लोगों को जाते हैं देखते हैं, तो हम लोग फिर इस चीज़ को कंसीडर करते हैं कि कुछ भी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है कहीं भी, तो ये जो थोड़ा सा एस्पेक्ट था। नहीं, ये डिपेंड, वो तो उनका जो क्लिनिशियन है वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बता सकता है। ओके, थैंक यू। ओके, आई थिंक इसी से रिलेटेड कमेंट्स आए हैं जो कुरतुलैन का क्वेश्चन था। बट इन द एंड यही है कि डॉक्टर जो बेहतर जानता है पेशेंट की हिस्ट्री, क्या उनकी डिजीज़ है, डिजीज़ स्टेटस है, पास्ट में क्या पेशेंट को डिजीज़ रही है, सो हमें उन्हें कांटेक्ट करना चाहिए। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स इवेंट आप पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है, वो डॉक्टर से बिल्कुल शेयर करें, ताकि ऑन द बेसिस ऑफ दैट डॉक्टर डिसीजन ले सके। बिल्कुल ऐसे ही। विद दैट हमारे पास साथ काफ़ी और भी सेशंस की रिक्वेस्ट आ रही हैं, लोगों को काफ़ी आज का सेशन इंफॉर्मेटिव लगा, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी विल ट्राई आवर बेस्ट टू अरेंज मोर सेशन विद यू। थैंक यू, नो इशू। ओके, सो आई थिंक नाउ हमारा टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच साद फॉर दिस सेशन। वेलकम। So inshallah, let's see. In future, we'll again connect with you. Thank you very much for inviting whole Okay. Myra team. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. Okay, ji, Allah Hafiz. Take care.